हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने रसायन का पहला पाठ पढ़ लिया है। अब हम रसायन अध्याय का द्वितीय पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्राणकाम्यम रसायन पादप। जो हमने पहला पाठ पढ़ा था उसमें हमने 6 रसायन पढ़े थे। और उस 6 में से अगर मैं आपको बताऊं तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रथम ब्रह्म रसायन और च्यवनप्राश। ऐसा नहीं है कि बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसे छोड़ देंगे, करने वो भी है सबको। बट जो आपके मैंने दो मेन बताए वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं, टिप्स पे करने हैं, उनकी सारी चीज छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब हम द्वितीय पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका क्या नाम है, प्राणकाम्यम रसायन पादप। ठीक है, अब इन्होंने स्टार्ट में सबसे पहले क्या किया है, रसायन के लाभ से शुरू किया है। तो उन्होंने क्या बोला है कि रसायन विधान को सुनने को बोला है कि यह रसायन विधान देवताओं के लिए हितकर और दूसरे अमृत के समान। ठीक है, तो उन्होंने जो हमारे को रसायन को बोला है वो किसके समान, अमृत के समान बोला है। और रसायन क्या क्या है, अचिंत्य, ऐसी चीज जिसपे आप विचार भी नहीं कर सकते। अद्भुत प्रभाव वाला है, आयु के लिए हितकर है, आरोग्य देने वाला है, वय स्थापक। ठीक है, तो आप यहाँ से अगर आप देखें, अचिंत्या, अद्भुत प्रभाव, आयुष्यम, आरोग्यकरम, वयस्य स्थापनम। ठीक है, ये सब इन्होंने क्या बता दिए हैं उसके रसायन के लाभ, की रसायन करता क्या क्या है। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, निद्रा तद्रा श्रम क्लम आलस्य दुर्बल्य इन सभी को दूर करने वाला होता है। वात पित्त कफ को सम करने वाला होता है। ठीक है, सारे दोष आपके सामने हो जाते हैं रसायन सेवन से। स्थैर्य करम, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करने वाला होता है। अबद्ध मांसपेशियों को सुसंगठित करने वाला, यानी कि अगर मांसपेशियां ढीली हो गई होती है, जो अच्छे से काम नहीं करनी होती है, तो उनको वापस से मजबूत बनाता है, सुसंगठित करता है, जठराग्नि को दीप्त करता है, आपकी बॉडी में अग्नि बढ़ाता है, प्रभाव वर्ण और स्वर को उत्तम बनाता है, यानी कि सारे अच्छे अच्छे काम करता है। इस रसायन विधान से जो च्यवन आदि जितने भी ऋषि बोले गए हैं वो सभी क्या हो गए थे, पुनः जवान। तो रसायन का तो काम यही होता है, वह स्थापना करना, तो वह स्थापक कितनी बार बोला गया है, तो वो पुनः जवान थे और स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय हो गए थे। तथा इस रसायन सेवन से महर्षि कैसे कैसे हुए थे, अब थोड़ा इसमें देख लो। स्थिर सम सुविभक्त मानसा नाम, स्थिर हुए थे यानी कि बॉडी स्टेबल हुई, सम हुए और सुविभक्त यानी कि इक्वली मांस डिवाइड था बॉडी में। ऐसा नहीं है कि बॉडी में मोटे हो पतले हो, तो सुविभक्त मांस थे। सुसंहत स्थिर स्थिर शरीरा, कि अच्छे से संगठित था, यानी कि वेल फॉर्म्ड बॉडी थी, एकदम स्थिर शरीर था। सुप्रसन्न बल वर्ण इंद्रिया, कि हमारी एकदम प्रसन्न थे, बल वर्ण इंद्रिया सभी उत्तम बलवान थी। और सभी बलवान थी और सभी कार्य को करने में अप्रतिहत पराक्रम वाला। सर्वत्र प्रतिहत पराक्रमा, यानी कि जितने भी कार्य को होते हैं उनको अपनी पूरी शक्ति से संपन्न करने वाला होता है। क्लेश सहाश्च, क्लेश को भी सहन कर लेता है, यानी कि कोई भी क्लेश हो रहा हो तो वो उसकी बॉडी को अफेक्ट नहीं करता। तो ये कुछ कुछ रसायन के लाभ बता दिए गए। अब इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, ग्राम्य आहार से हानि। तो ग्राम्य आहार में क्या है कि हमारे जो भी शारीरिक दोष होते हैं, वात पित्त कफ या कोई भी रोग होता है, वो कैसे होता है, ग्राम्य आहार। ग्राम्य आहार को रीजन माना गया है कि सारे शरीर के रोग जो होते हैं ग्राम्य आहार से होते हैं। इसके अलावा इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस हम एक बार रीड कर लेते हैं। तथा अम्ल रस, लवण रस, कटु रस, तो मतलब क्या क्या चीज खाने से आपकी बॉडी में दोष होते हैं, यानी कि रोग होते हैं, फिर आप उसको ठीक करने के लिए रसायन सेवन करते हैं। तो उन्होंने बस स्टार्टिंग में बता दिया है कि आपको ऐसी ऐसी चीजें खाओगे तो आपको रोग हो जाएंगे, तो इसको ठीक करने के लिए आपको रसायन सेवन करना पड़ेगा। तो क्या बोला इन्होंने, सभी शारीरिक वातावरण दोष या रोग ग्राम्य आहार करने से होते हैं। इसके अलावा आप अम्ल रस, लवण और कटु, ठीक है, कौन से 3 रस बोले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से 3 रस रोग होने का कारण माने गए हैं, अम्ल लवण और कटु। इसके अलावा क्षार हो गया, सूखा शाक, सूखे मांस, तिल का चूर्ण, तिलकल, चावल का आटा, इन आहार द्रव्यों को खाने वाला। विरूण यानी कि अंकुरित धान्य, कि जिन धान्य में बहुत ज्यादा अंकुर निकल गए हो। नूतन शुभ धान्य, शमी धान्य, विरुद्ध भोजन करने से, असात्म्य भोजन करने से, वृक्ष सूखा रूखा अन्न खाने से जिसमें क्षार ज्यादा हो ऐसा भोजन, और अभिसंधि भोजन करने से, एकदम सड़े गले और दुर्गंध जैसा बासा हो गया खाना, ऐसा खाना खाने से, विषम खाना यानी कि कुछ भी उल्टा सीधा खाने से, अध्यशन करने से, अध्यशन का मतलब क्या होता है,
आपने ऑलरेडी खा रखा है और आपका वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके ऊपर आपने एक और खाना खा लिया, एक और आहार कर लिया, तो वो अध्यशन हो जाता है। ऐसा भोजन करने से, डेली दिन में सोने से, नित्य मैथुन करने, नित्य मदिरा सेवन करने, विषम रूप से या मात्रा में अधिक व्यायाम कर लेने से शरीर शुद्ध हो गया हो, तथा जो व्यक्ति भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह, परिश्रम आदि मात्रा में करते हो, सारे दोष उनकी बॉडी में कुपित हो जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दोष कुपित होने के बहुत सारे कारण बता दिए। जब इस प्रकार के वातावरण दोष कुपित हो जाते हैं, तो शरीर की सारी मांसपेशियां क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है। अब जैसे जैसे आप जो अभी अपने रसायन में गुण पढ़े ना, अब वो यहाँ आप वही पढ़ोगे कि वो सब उसमें बीमारी में सब ऑपोजिट होता है, कि वहां आपकी मांसपेशियां दृढ़ हो रही थी, यहाँ सब शिथिल हो जाती हैं, संधि अपने स्थान को छोड़ देती है, रक्त में विधा हो जाती है, मात्रा में मेदा निकलने लगती है, यानी कि बहुत ज्यादा फैट पड़ जाता है, हड्डियों में मज्जा जम जाती है। हर एक एक धातु का कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है, कि रक्त में विधा हो रही है, मेधा एक्सेस में बढ़ रही है, और मज्जा जो है हड्डियों के बीच में जम जाती है, अस्थि धातु को पूरा जकड़ लेती है, और शुक्र की उत्पत्ति नहीं हो पाती। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ओज क्षय, सारी चीजों से ओज क्षय हो जाता है। इस प्रकार के लक्षणों के हो जाने पर वह व्यक्ति ग्लानि युक्त हो जाता है, कि उसको बहुत ज्यादा ग्लानि होने लगती है, उसका सारा शरीर एकदम शिथिल पड़ जाता है, निद्रा तंद्रा आलस्य से युक्त होकर उत्साह शून्य हो जाता है, और उसकी श्वास गति बढ़ जाती है, शारीरिक और मानसिक चेष्टाओं को करने में असमर्थ हो जाता है, और उस व्यक्ति की स्मरण शक्ति, बुद्धि, कांति सभी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार वह व्यक्ति हमारे रोग का आश्रय बनता है। जब इतनी सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली उसको रोग होगा ही होगा, जो अपने पूर्ण आयु का उपयोग नहीं कर पाता। तो अब वो बताते हैं कि इसलिए इन दोषों को देखते हुए ऊपर बताए हुए अहितकर आहार विहार को त्यागना है, पुरुष को रसायन प्रयोग योग्य होता है। अगर इन सबको त्याग के उसकी बॉडी शुद्ध हो जाए तो वो रसायन प्रयोग कर सकता है, ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने पुण्य किया। ठीक है, तो अब उन्होंने सारे रीजंस बता दिए, और अब उसके बाद बताया कि आपको रसायन का प्रयोग योग्य बनना चाहिए। अब उन्होंने अब स्टार्ट कर दिए रसायन। तो सबसे पहला रसायन क्या वर्णन किया है इन्होंने, आम्लघृत। आम्लघृत इंपॉर्टेंट रसायन है। रसायन आपको सारे पढ़ने हैं, पर जो इम्पोर्टेंट हो गए वो मैं आपको बताती जाऊंगी, क्योंकि 5 नंबर 10 नंबर जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपके सारे के सारे रसायन तो नहीं पूछे जा सकते, कुछ लिमिटेड होते हैं जो पूछे ही जाएंगे या पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोग देखते इंपॉर्टेंट रसायन है। अब इसमें क्या होता है कि हमें आंवला लेना है। आंवला कैसा लेना है कि बहुत अच्छी भूमि में बना हुआ हो, सारा गंध रूप रस बिल्कुल विकृत ना हुआ हो, सारी चीज अच्छे से हो, वेल फॉर्म्ड हो, अपने रस में पूर्ण हो। ठीक है, आंवले का पूर्ण रूप से रस हो, अच्छा वीर्य हो, अच्छे प्रमाण वाला, ऐसे आंवले के स्वरस, और उसके चतुर्थांश गधा पुराण होता है हमारा पुनर्नवा। ठीक है, तो पुनर्नवा कल्क पाद संप्रयुक्तेन। तो पुनर्नवा का कल्क लेना है आपने, पाद संप्रयुक्तेन, पाद का मतलब होता है कि 1/4। 1/4 आपने गधे पुराण यानी पुनर्नवा का कल्क लेना है। आपने अच्छे आंवला लिए और आपने पुनर्नवा का कल्क लिया, उससे गौ घृत को सिद्ध किया। ठीक है, घृत बनाना है तो ऑब्वियसली हम घृत को सिद्ध करेंगे। तो आंवले लिए, आंवले में आपने क्या डाला, पुनर्नवा, और उसे सिद्ध किया। अब इसके बाद अब आपको ना इसमें क्या करना है, कई स्टेजेस पे ना अलग अलग चीज सिद्ध करना है। पहला आपका क्या हुआ, पुनर्नवा। ठीक है, पहला। दूसरा आपका ये है कि आपको विदारी गंध के स्वरस से और जीवंती के कल्क से संप्रयुक्त। इसके बाद विदारी गंध के स्वरस और जीवंती कल्क के साथ पुनः दूसरे को सिद्ध करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको चतुर्गुणेन पयसा, फोर्थ टाइम कितना, दुग्ध, गाय का दुग्ध, उसके अलावा बला, अति बला के कषाय और शतावरी के कल्प से पुनः सिद्ध करना है। ठीक है, तो कितनी बार सिद्ध करा, 3 बार। पहली बार केवल क्या लिया उन्होंने, घी को सिद्ध करने के लिए आंवला के स्वरस में क्या डाला, पुनर्नवा कल्प। फिर सेकंड टाइम में क्या डाला, विदारी गंध का स्वरस और जीवंती का कल्प। थर्ड टाइम में क्या डाल के सिद्ध किया, 4 गुना दूध डाला, फिर बला डाला, अति बला डाला, और शतावरी का कल्क डाला, फिर वापस से सिद्ध किया। तो तीनों विधियों में एक एक विधि से कितनी बार करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, 100 बार या 1000 बार। ठीक है, 100 बार या 1000 बार इस विधि को सिद्ध करना है। चीनी और मधु मिलाना है, फिर उसे कैसे पात्र में, सोने या चांदी के पात्र में, या फिर घड़े, मिट्टी के घड़े को घी से लेपन करके उस पात्र में रख देना है। कौन सी विधि से सेवन करना है, कुटी प्रावेशिक विधि से, अग्नि बल के अनुसार, और कितना को देना है, प्रातः काल 1 बार।
ठीक है, डेली डेली एक बार देना है। और जब बच जाए तो हम खाने को क्या दे रहे हैं स्टार्टिंग से, घृत मिश्रित दूध में साली या शाटी चावल भोजन के लिए देते हैं। अब इसमें एक लाइन आ गई कि रसायन सेवन कितने वर्ष तक, बोले अगर आप 3 वर्ष तक इसका लगातार सेवन करते हो तो 100 वर्ष तक जीवित रहते हो। ऐसी ही सेम लाइन आपको मैंने पार्ट 1 में भी किसी रसायन में बताई थी। थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो, क्या बताई थी। देखो, आम्ल घृत में अभी पढ़ी, पिछले उसमें चैप्टर में हमने पढ़ी हरितक आदि योग। हरितक के आदि योग का भी 3 वर्ष तक सेवन करते हैं तो वो क्या होता है, 100 वर्ष की आयु देने वाला होता है। कहाँ पे थे, हाँ। जो कुछ सुनता है पढ़ता है वह स्थिर रहता है, यदि उसे रोग हो तो सभी रोग शांत हो जाते हैं, और यदि स्वस्थ इसका सेवन करता है तो उसे कोई रोग नहीं होता। वह निराबाध स्त्री संभोग करता है और उत्तम संतान वाला होता है। ठीक है, आम्लघृत याद हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम। आम्लघृत के रसायन सेवन से गुण क्या बोलते हैं। बृहत् शरीरम गिरिसार सारम स्थिर इंद्रियम च अति बलेन्द्रियम च। बृहत् का मतलब कि बड़ा। जो मनुष्य इसका सेवन करता है उसका शरीर विशाल और गिरी यानी कि पर्वत पहाड़ के समान दृढ़ हो जाता है। ठीक है, बड़ा हो जाता है, और गिरी सार सारम पहाड़ जैसा स्थिर होता है, दृढ़ हो जाता है। उसकी जो इंद्रियां हैं स्थिर हो जाती हैं और अत्यंत बलवान हो जाती है। वे अन्य किसी भी पुरुष से पराजित नहीं होता, अदृश्य कैसा हो जाता है, अदृश्य पराजित नहीं होता। उसकी शरीर की कांति अत्यंत मनोहर हो जाती है, अत्यंत कांति रूपम हो जाता है। प्रशस्ति, ये बहुत प्रशंसा वाला हो जाता है, पूजा की जाती है उसकी। सुख चाति भाग, सुख और स्वस्थ मन का भागी होता है, अर्थात इनके योग्य और स्वस्थ मन वाला हो जाता है कि बहुत मन से वो खुश रहने वाला हो जाता है, बहुत ज्यादा बलशाली हो जाता है। उसके शरीर में वर्ण अच्छा हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन बढ़ जाता है, और अग्रया उसे श्रेष्ठ माना जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका जो स्वर होता है, उसकी वॉइस कैसे हो जाती है, गाढ़े मेघ जैसी, एकदम घन मेघ जैसे होते हैं, उसके जैसी गर्जने वाली हो जाती है, और वो अधिक स्थिर और रहने वाली संतानें होती। तो आपको कुछ कुछ कॉमन यूजेस पता होने चाहिए कि बड़ा शरीर हो जाता है, पर्वत के समान दृढ़ हो जाता है, इंद्रियां स्थिर हो गई, अति बलवान हो गया, अदृश्य नहीं, किसी से भी हारता नहीं है, प्रशंसा वाला, पूजा करने वाला हो जाता है, और मेघ के जैसा उसका स्वर हो जाता है, अत्यधिक गर्जने वाला और अधिक संतान वाला। ओके, आगे अब नेक्स्ट रसायन पे आता है। नेक्स्ट रसायन है आम्लक अम्लीय। आम्लक अम्लीय में कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। आम्लक अम्लीय में से पता तो चल गया आपको, आंवला लेना है। तो आम्लक सहस्रम 1000 आंवले, पिपली सहस्रम सहस्रम संप्रयुक्तम, साथ में ही 1000 पिपली लेनी है। तो आपसे इनका रेशियो पूछ सकते हैं। आम्लक अम्लीय में आंवला रेशियो पिपली इज 1:1, 1:2, 2:1, ऐसे करके। तो कितना हो गया, दोनों 1000 लेनी है, तो यानी कि 1:1 में है ये दोनों। और क्या लेना है आगे, आपने ले लिए पलाश तरुण क्षार उदकोत्तरम तिष्ठेत, कि तरुण पलाश के क्षार में इन दोनों को डाल के भिगो के रख देना है। तो 1000 आंवले लिए, 1000 पिपली लिए, तरुण पलाश लिया, उसका क्षार उदक लिया यानी क्षार का जल, और उसमें अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए। जब अच्छी प्रकार क्षार जल का शोषण यानी कि जिस जल में हमने डाले वो आंवला और पिपली अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, तब तक उसे छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे हम करते आ रहे थे, उनकी गुठली निकाल दो, फिर बचे हुए को सुखा लो अच्छे से, उसका चूर्ण बना लो। जब चूर्ण बन जाएगा, उसे दोनों को आपस में मिला लो, और मेजर कर लो, एक तरह की मात्रा में ले लो। फिर उसमें हमें क्या करना है, 4 टाइम्स घृत मिलाना है। यहाँ आपके बुक में शायद 100 गुना लिखा है, उसको ठीक करके लिख लेना, 4 टाइम, 4 गुना। शर्करा चूर्ण चतुर्भाग, शर्करा चूर्ण तो चतुर्भाग लिखा ही है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, चतुर्गुणाभ्याम मधु सर्पीभ्याम, मधु सर्पी, मधु और सर्पी को 4 गुना लेना है। ठीक है, 4 गुना मधु सर्पी हो गया, चतुर्थांश चीनी हो गई। फिर वही हमें मिट्टी के भाव घृत भावित पात्र में उन्हें रख देना है, और अच्छे से मुख में पृथ्वी धरती के अंदर काट के बंद कर देना है, और कब तक, 6 महीने तक भूमि में रहने देना है। फिर अब 6 महीने बाद उन्हें निकालेंगे। ओके, तो 6 महीने के बाद जब निकालेंगे तो केवल प्रातःकाल सेवन करना है। स्पेशली यहाँ मेंशन है कि सायकाल सेवन नहीं करना है। कई जगह आपको लिखा होगा कि प्रातःकाल एक बार सेवन करें और बात खत्म, पर यहाँ स्पेशली मेंशन है पूर्वाहिकम प्रयोगो न अपराहिकम। ठीक है, पूर्वाहन में यूज करना है, अपराहन में यूज नहीं करना है। एमसीक्यू के लिए दिस इज इम्पोर्टेंट।
आगे, आंवला जब हम लेंगे, जब वो पच जाए, सायकाल रोगी के साथ में का ध्यान रखते हुए उसे आहार देना है। रसायन सेवन करने से मनुष्य क्या होता है, वृद्धावस्था को छोड़कर 100 वर्ष तक जीता है। सब में सेम चीजें हैं, और बाकी जो गुण बताए गए हैं अन्य रसायनों के समान है। तो जो जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या लगी आपको? आंवले की क्वांटिटी 1000, पिपली की क्वांटिटी 1000। किसका क्षारोदक लिया है? तरुण पलाश का। फिर उसके बाद उसमें हमें जो सिंपल चीजें करते थे वही सब करना है। और क्या इंपॉर्टेंट थी कि इसको अपराह्न में सेवन नहीं करना है। अब आते हैं आमलक चूर्ण। आमलक चूर्ण भी अब नॉर्मली आप पढ़ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होगा उसके आगे स्टार मार्क कर दूंगी, या वैसे मैं आपको मार्क करा दूँ। आमलक चूर्ण पढ़ना सारा है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें। पढ़ना आपको सब पड़ेगा। आमलक चूर्ण में क्या लेना है? आमलक से पता चल रहा है कि हमें आंवला लेना है। अब इसमें हमें आम वही है, आंवले लेने हैं और आंवले की सुरस की भावना देनी है। तो कितना आंवला लिया? एक आणक आंवले का चूर्ण लिया। उसमें 1000 आंवले की सुरस की भावना दी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है, यहाँ डेज मेंशन है कि कितने दिन तक भावना देनी है, तो 21 दिन। ठीक है, 21 दिन तक भावना देनी है, दिस इज इम्पोर्टेंट। जब अच्छे से भावना दे देंगे तो उसके बाद उसे सुखाएंगे। उसका सूखने के बाद चूर्ण बना लेंगे। जब चूर्ण बन जाएगा तो उसमें 2 आड़क मधु और घी मिलाएंगे। अब आप इतनी जगह पढ़ चुके हो कि मधु घी कितनी कितनी क्वांटिटी में क्या क्या मिलाना चाहिए, तो हर जगह वो learn नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट रसायन है उनका तो जरूर याद करिएगा। फिर आप अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं कि चूर्ण बना लेंगे, उसमें मधु और घृत मिला देंगे। उसके अलावा क्या करना है? अष्टमांश पिपली और चतुर्थांश चीनी मिलानी है। पिपली भी डालेंगे, चीनी भी डालेंगे, वही घृत भावित पात्र में रख लेंगे और फिर अच्छे से ढक्कन को बंद कर देंगे। अब इनमें क्या बोला है कि उन्होंने प्रावृत ऋतु में क्या करना है, उसे राख की राशि में रखना है। तो एक सीजन में आप उसे रखेंगे और दूसरे सीजन में निकालेंगे, तो आपने उसे प्रावृत ऋतु में अंदर गाड़ के रखा। और वर्षा के अंत में यानी कि शरद ऋतु में आपने उसे बाहर निकाला। ठीक है, एक ऋतु में आपने उसे अंदर रखा है, दूसरी ऋतु में बाहर निकालना है। यहाँ मेंशन है जैसे उस हिसाब से निकाल देखिए। प्रावृषि में भस्म राशि में निधाग्यते, निदध्य निदध्यात, तद वर्षांते में फिर उसका प्रयोजन के लिए निकाल लिया जाए। अब इस चूर्ण को वही अग्नि बल के अनुसार सेवन करना है। जब पच जाए तो भोजन देना है। वृद्धावस्था को होकर मनुष्य 100 वर्ष तक जीता है, और बाकी रासायनिक गुण पहले बता दिए। आगे विडंगवले। विडंगवले भी नॉर्मली आप रीड कर लीजिए। सिंपल इसमें पूछा जाता है विडंगवले में विडंग के अलावा क्या डलता है? पिपली डलता है। कितना डलता है? 1:1। ठीक है, विडंग अवले था, ऊपर भी हमने एक अवले पढ़ा था आम्ल अवले, उसमें भी क्या डल रहा था? पिपली। सेम अमाउंट में। विडंग अवले में भी सेम अमाउंट में, एक आड़क। फिर उसमें हमने मिश्री, गुड़, तिल, तेल सारी चीजें ऐड करी। घृत भावित पात्र में रखा, मुख बंद किया। राख की राशि सेम वही प्रावृत ऋतु में रखा, और वर्षा के अंत में यानी शरद ऋतु में निकालकर सेवन के लिए यूज किया। सिंपल इजी था, कुछ ऐसा नहीं था इसमें लर्न करने जितना। आगे आते हैं आम्लक अवले। एक और आम्लक अवले आ गया, ऊपर भी पढ़ा था, अब नीचे दोबारा आ गया। अभी थोड़ा दूसरा है। उसमें हमने क्या किया था? क्षारोदक लिया था, है ना। तरुण पलाश के छाछ में डुबोया था। इसमें हमने क्या करना है कि आंवला तो लेना ही लेना है, फिर गीले पलाश की लकड़ी से एक द्रोणी, द्रोणी का मतलब होता है नाव, एक नाव जैसा बनाना है। और उसमें ऐसा भी बनाना है कि ऊपर ढक्कन लगा हुआ हो। तो ऐसी नाव में अपने आंवले को बंद करके रखेंगे, क्योंकि जब आप उसे नीचे से हीट देंगे तो उसका ना वाष्प बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी कि जो उसमें से स्टीम बनेगी वो अंदर ही अंदर रहे। तो ऐसी द्रोणी बनानी है, फिर उसको अच्छे से बंद करके आसपास उपले रख देने हैं। उपले रख देंगे, फिर धीरे धीरे हीट करेंगे तो आंवले स्वेदित होते रहेंगे। जब अच्छी प्रकार से स्वेदित हो जाए तो और ठंडा हो जाए तो द्रोणी को उतार लो। फिर आंवले निकालो, सेम प्रोसीजर है कि उसके गुठली निकाल के अच्छे से घिस दो ताकि उसके रेशे निकल जाए। फिर जो हमारा पिट्ठी बचे तो फिर उसमें आप सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करो, जैसे पिपली, विडंग, चीनी, तिल, तेल, XYZ। फिर उसे वापस से घृत भावित मिट्टी के पात्र में रख देना है और 21 दिन तक छोड़ देना है। तो आपको क्या याद रखना है? बस गीले पलाश की लकड़ी से नौका बनाई है, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है, और 21 दिन तक पड़े रहे। ओके, ना कंफ्यूजिंग तो नहीं था ना? इजी है। आगे आ जाते हैं। नाक बला रसायन। नाक वाला रसायन में क्या है इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि रसायन है कौन से पाद में बताया गया है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। तो आपको ऐसे भी बताना चाहिए कि जैसे नाक वाला रसायन है तो वो द्वितीय पाद में आया है।
तो नागबला रसायन में इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसी जगह से हम नागबला को लेते हैं। तो कौन से जंगल देश से लेते हैं जहाँ कुशा उत्पन्न हुए, कुशा इज ऑल्सो अ प्लांट, जहाँ कुशा उत्पन्न हो रहे हैं ऐसी ही जगह पे नागबला उत्पन्न हुआ होगा, तो वो अच्छा माना जाता है। तो जंगल प्रदेश में जहाँ कुशा उत्पन्न हो, जहाँ की मिट्टी कैसी हो, चिकनी, काली, मधुर, पीली, डिफरेंट डिफरेंट कलर मेंशन है, तो इन सब कलर की चिकनी मिट्टी हो, ऐसी भूमि में से जिस भूमि में विष, हिंसक जंतु, वायु, जल, अग्नि कुछ भी ना हो, और कोई दाब अग्नि से ना लगी हो, यानी कि किसी भी तरह की आग ना लगी हो ऐसे जंगल में, जहाँ की भूमि जोती हुई हो, दीमक वाली भूमि ना हो, शमशान ना हो आसपास, चैत्य वह बड़ा वृक्ष उस भूमि, और जहाँ पर ग्रह आदि ना हो, ऐसी जगह लेनी है जहाँ घर ना बने हुए, ऐसी भूमि में उत्पन्न तथा उसमें ऋतु के अनुसार जिस ऋतु में अच्छे से धूप, जल, वर्षा सब कुछ अच्छे से जितना अमाउंट में चाहिए उतना लगा हुआ हो, ऐसे स्थान में उत्पन्न नागबला को जो विकार रहित हो और उसको दबाकर दूसरा पौधा कभी कहीं उत्पन्न ना हुआ हो, अथवा दूसरे किसी पौधे को दबाकर वो खुद उत्पन्न ना हुआ हो, ठीक है, ऐसी जगह से लेना है। जो बहुत छोटा बालक जैसा ना हो, अर्थात अल्प दिन का उत्पन्न ना हो, जो अधिक दिन से पुराना भी ना हो, रस, वीर्य, विपाक सब में पूर्ण रूप से पूर्ण हो वो अच्छे से, ठीक है, जिसके पुराने पत्ते गिर गए हो, नए नए पत्ते आ गए हो, नवीन पत्ते उत्पन्न ना हो और पत्ते रहित भी ना हो, ठीक है, ना तो एकदम नया नया हो ना पुराने पत्ते हो। ऐसे नागबला का क्या लेना है, मूल। नागबला का कौन सा पार्ट लेना है, नागबला के मूल को माघ या फाल्गुन माघ में पवित्र व सावधान होकर अपने इष्ट देव की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिक वचन कराकर अच्छे मुहूर्त में उखाड़ना है। ठीक है, तो नागबला का मूल लेना है कौन से, उसमें माघ या फाल्गुन माघ में लेना है, और अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हुए उसको उखाड़ना है। फिर उस मूल को अच्छी प्रकार जल से धोएंगे, पीस लेंगे। फिर कितनी मात्रा में, एक आम्र या एक कर्ष मात्रा में दूध में घोलकर सेवन करना है। अब आपने पूरा रसायन पढ़ा, तो इसमें इतनी बड़ी फॉर्मुलेशन तो थी नहीं, उसमें केवल क्या किया, आपने नागबला की मूल ली, जल में धो लिया, उसे अच्छे से पीस लिया, थोड़ा पेस्ट बन गया, फिर उसे दूध में डाला और प्रातःकाल एक बार सेवन किया। जो इतनी बड़ी चीज बताई थी वो बताई थी कि आपको कैसा नागबला लेना है, ये नागबला के गुण, फिर उसके बाद आपका रसायन तो बहुत इजीली बन गया। अब उन्होंने ना एक दो कंडीशंस और दी हैं कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि नागबला के मूल के छिलके का चूर्ण ले सकते हो। नागबला को ना पीस करके, उसकी मूल को ना पीस करके केवल उसके छिलके का चूर्ण बनाओ, दूध में घोलो और दे दो, या फिर चूर्ण या मधु घी मिला के दे दो, ठीक है। अब आगे का प्रोसीजर सेम है कि जब रसायन पच जाए तो उसे घी से मिले हुए साली साठी चावल दो। जब उसका सेवन करोगे कुछ टाइम तक तो वो 100 वर्ष की आयु देने वाला होता है, और बाकी गुण, अन्य गुण सभी रसायनों के समान माने गए हैं। ठीक है, नाग वाला रसायन भी समझ आया आप लोगों को। अगला रसायन 19 बलादी रसायन। अब यहाँ मेंशन कर दी है नंबरिंग, तो नंबरिंग इंपॉर्टेंट हो गई, कितने बलादी रसायन बताए हैं, 10, 19, 18, 15, कुछ भी पूछ ले, तो कितना टर्म आया है, 19। तो 19 बलादी में क्या है, बला, अति बला, श्वेत चंदन, अगरू, धव, तिनीश, तिनीश हो गया ना, हाँ, तिनीश, खदिर, शिंशपा, असन, स्वरसा, इन सभी का स्वरस लेना है, और पुनर्नवा अंतश्च औषधयो, ठीक है, पुनर्नवा अंतश्च औषधयो 10। अब इससे क्या मतलब है, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। यहाँ तो उन्होंने 9 ड्रग्स मेंशन कर दी कि क्या क्या होना चाहिए, बला, अति बला, चंदन, अगरुद्ध, तिनीश, खदीर, शिंशपा, असन। इसके अलावा पुनर्नवा से अंत होने वाली 10 औषध, ऐसी क्या चीज है, 10 क्या होते हैं हमारे, अगर आपने वो पढ़ा है ना सूत्र स्थान, तो 10 हमारे क्या होते थे, बताइए, कि एक ही इंग्रेडिएंट है उसमें 10 10 चीजें दी जाती थी, नहीं पता, ठीक है। देखिए, सूत्र स्थान के 4th चैप्टर में आपको वे स्थापक वर्ग बताया गया है, ठीक है, जिसमें आपके 10 ड्रग हैं, कौन कौन से, अमृता, अभ्य, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडूकपर्णी, सरा, पुनर्नवा आदि। तो यहाँ से पुनर्नवा अंतःश्च औषधि उद्देश्य से मतलब है कि आपको वे स्थापक गण लेना है। वे स्थापक गण के अंदर जो 10 इंग्रेडिएंट्स है वो 10 के 10 प्लस 9 यहाँ मेंशन है, तो ये कितने हो गए, 19 बलादी रसायन हुए। तो इन सब का स्वरस लेके दूध में मिलाकर उसे देना है खाने के लिए। तो इनको सभी गुण प्रयोग विधि नागबला के समान है।
तो ये जो सारे ड्रग्स हैं, सारी चीजें हमें नागबला जो हमने ऊपर पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ही, इसके रसगुण वीर्य सब कुछ वैसे ही। ठीक। भल्लातक क्षीर, भल्लातक क्षीर में क्या है? ठीक है, भल्लातक क्षीर से अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी चीजें अच्छे से लर्न करिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रसायन अध्याय पढ़ रहे थे, उसका द्वितीय पाठ शुरू किया था हमने। अब उसका सेकंड लेक्चर है। हमें स्टार्ट करना है भल्लातक क्षीर से। हम उससे ऊपर तक 19 बलादी रसायन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब भल्लातक क्षीर में क्या है कि भल्लातक से हमें क्षीर, क्षीर मतलब क्या होता है बताइए? क्षीर इज दूध। ठीक है, भल्लातक क्षीर बनानी है। तो अब उन्होंने क्या करा है कि भल्लातक का सबसे पहली बात, कौन सा पार्ट लिया है? फल। भल्लातक का फल लिया है, वो भी कैसा कि बहुत अच्छा हो, रस में, वीर्य में, सभी तरीके से पूर्ण हो, किसी भी तरीके से कीड़े आदि से खाया ना हो, सारे वीर्य में सब जगह से उत्तम। तो जो भी लावे का फल अनुपहत अर्थात डंडे आदि के चोट से ना तो तोड़ा गया हो, जो रोग रहित हो, अर्थात उसमें कीड़े आदि ना लगे, या किसी भी प्रकार से वो विकृत ना हुआ हो, जिसमें पूर्ण रूप से रस हो, अच्छे प्रमाण में, यानी अच्छी क्वांटिटी में मिले। यूं नहीं कि हमें एक दो बलाता के फल मिले हो हम तब अपना शीर बनाने लग गए, नहीं। हमें बहुत अच्छी अमाउंट में चाहिए। वीर्य वर्तमान हो, यानी कि उसका वीर्य भी हो, यानी कि वो यूजफुल हो। तो कैसा हमें भल्लातक का फल पहचानने की अच्छा है? पक्व जंभा प्रकाशिनी, पके हुए जामुन के जैसा उसका प्रकाश हो, ऐसा हमें भल्लातक का फल लेना है। और कौन से मास में संग्रह करना है? शुचौ शुक्रे व मांसे संग्रह। शुचो शुक्र मांसे उसमें संग्रह करना है, यानी इकट्ठा करना है। जो पके हुए जामुन के समान काले वर्ण का हो, ऐसे बिलावे को ज्येष्ठ या आषाढ़। शुचि शुक्र को हम थोड़ा हिंदी टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? ज्येष्ठ या आषाढ़ के महीने में। कौन सी राशि में? जौ या उड़द, कुछ भी ले लो उसे दबाने के लिए, ढकने के लिए, तो ऐसी राशि में रख देना है। फिर निकालना कब है? 4 महीने बाद, जब हमारी अगहन या फूस में उसे निकालना है। फिर क्या करना है? शीत स्निग्ध और मधुर रस से शरीर का संस्कार कर प्रयोग करना है। अब ये चीज यहाँ इंपॉर्टेंट आती है कि भल्लातक सेवन से पहले हमें कुछ ठंडी चीजें, कुछ स्निग्ध चीजें, कुछ मधुर रस का सेवन करने को बोला हुआ है, क्योंकि जो भल्लातक होता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है, उसमें बहुत ज्यादा पैक्टिक गुण होता है, कि भल्लावे का पैक्टिक प्रभाव नहीं पड़ने पाता अगर हम अपने मुख को गर्म से भावित कर लेते हैं, या कोई भी ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, स्निग्ध चीजों का। तो जो भलावे का तीक्ष्ण प्रभाव है, थोड़ा सा विषैक्त प्रभाव है, वो नहीं पड़ता। तो इसलिए हमें अपनी बॉडी को उसी हिसाब से रेडी करना है, देन हमें प्रिस्क्राइब करना है। ओके। तो अब यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हो, पीछे मैंने आपको नागबला कल बताया था ना, नागबला रसायन बताया था। अब यहाँ मैं भल्लातक का बता रही हूँ। तो कौन सी चीज में उसमें ग्रहण करते हैं, कौन से मास में, और कब उसका सेवन करते हैं? तो शुचि शुक्र में भल्लातक को हम तोड़ेंगे, अपने यूज के लिए ग्रहण करेंगे। देन उसको खाने के लिए कब यूज करेंगे? सह सहस्य में। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन आचार्य ना सुश्रुत ने करी गया। मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ उसको लर्न करने के लिए, देखिए। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, यहाँ से थोड़ा सा कट गया है। तो तप तपस्य मधु माधवई शुचि शुक्र नभ नभस्य ईश ऊर्जा सह सहस्य। तो आप इसके स्टार्टिंग का एक एक वर्ड याद कर लो। तमसु, नाइस, नाइस मतलब जो इंग्लिश का वर्ड होता है नाइस, वैसे ही। तमसु, नाइस, ये सीक्वेंस तो आपको ऋतुओं का याद रहता है। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत ऐसे लिखा, फिर साइड में लिख दो तमसु, नाइस। ठीक है, तो तप तपस्य मधु माधवी शुचि शुक्र नभ नभस्य ईश ऊर्जा सह सहस्य। तो हम अभी भल्लातक पढ़ रहे थे, तो भल्लातक को शुचि शुक्र इस ऋतु में आपको उसे ग्रहण करना है, यानी कि तोड़ना है। फिर खाने के लिए कब लेना है? 4 माह बाद, सह सहस्य में, सह सहस्य में। ठीक है, इसके अलावा नागबला को कब लेना है? तप तपस्या में उसे तोड़ना है, और शुचि शुक्र में लेना है। जो यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा, और ये दोनों तो ऑपोजिट है। तो आप थोड़ा सा ऐसा टेबल बना लो तो कंफ्यूज नहीं होगे ये कौन से में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अब इसका हम लेते कैसे हैं? स्टार्टिंग करते हैं 10 भिलावे से। सबसे पहले 10 भिलावे को काट कर तोल लेना है। फिर उन 10 भिलावे में कितना? 8 गुना जल में डालना है, फिर उसे पकाना है। ठीक है, कितने? 8 टाइम, 8 गुना जल पानी में डाला।
और कब तक पकाए, तब तक उसका 1/8 ना रह जाए। तब उसे हम उतार के छानेंगे, देन उसमें हम दूध मिला देंगे। हमें क्या बनाना है, भला तक शीर शीर मिलाना है, तो हम दूध तो डालेंगे डालेंगे। जब वो पक जाएगा तो हमें उसमें दूध डाल। अब पीने से पहले मैंने जैसे बताया, मुख के भीतरी भाग को हमें घृत से लेपित करना है, यानी कि अर्थात मुख में कवल धारण करना है थोड़ी देर, फिर कवल को हटा देना है। फिर और उस क्वाथ में दूध को पी लेना है। फिर जो हमने अपना क्वाथ से दूध बनाया, देन उसका सेवन करना है। पहले दिन हमें क्या करना है, 10 भलावे का यूज करना है, फिर धीरे धीरे हमें मात्रा बढ़ाती जानी है। यानी एक एक भलावा डेली बढ़ाना है, एक एक भिलावे इस फॉर भल्ला तक। इसके बाद हमें एक एक भल्ला तक प्रतिदिन बढ़ाना है। जब तक 10 से लेके 30 ना हो जाए तब तक बढ़ाते जाना है। यानी 10 से स्टार्ट करेंगे, 10, 11, 12, 13 ऐसे 30 तक लेके जाएंगे। फिर 30 के बाद संख्या नहीं बढ़ाई जाती है, फिर धीरे धीरे हम घटाना शुरू करते हैं, वापस से हम 10 भिलावे पे आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार वृद्धि और ह्रास पूर्वक भिलावे का प्रयोग करने से हमें टोटल कितना लेके आना है, 1000 भिलावे का प्रयोग। कितने भिलावे का, 1000 का प्रयोग करना है। इस प्रकार 1000 से अधिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आगे सेम है कि औषधि पच जाएगी तो खाने के लिए क्या देंगे, साठी या शाली का चावल देंगे। जब उसका पूरा प्रयोग समाप्त हो जाएगा, कि जितने टाइम पीरियड तक आपने भिलातक का सेवन करवाया है, उससे डबल, उससे द्विगुण मात्रा में दूध से ही भोजन करवाना चाहिए, ताकि बॉडी नॉर्मल आ जाए। नॉर्मल डाइट पे तभी लेके आने हैं, कब तक, डबल। मान लो आपने 55 डेज, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अपने 55 डेज तक आपके 1000 भिलातक का सेवन पूरा होता है, तो उसके डबल कितना हो जाता है, 55 का डबल अराउंड 110। तो 110 डेज तक आपको दूध के साथ ही उसे भोजन देना है। इस भल्लातक क्षीर के प्रयोग से वृद्धावस्था रहित 100 वर्ष तक की आयु का उपयोग करते हैं। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा विमर्श में आ जाइए, ताकि आपको पता चले कि किस किस से डिवाइड किया है। तो ये जो आपका भल्लातक क्षीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आपको इसमें ये विमर्श में जैसे टेबल बना के मेंशन किए, ये मेंशन करनी पड़ेगी। तो पहली गंगाधर के हिसाब से जो ये बताने वाली हूँ मैं, दिन चक्रपाणी की। तो इन्होंने क्या किया है, देखिए, पहले दिन 10 से शुरू किया, फिर 11, 12, 13 ऐसे एक एक बढ़ाते गए, कहाँ तक पहुंचे, 30 तक। 30 तक पहुंचने के बाद इन्होंने 1 वीक के लिए टर्म कांस्टेंट रखी है, 30, 30, 30, 30। तो 20th डे तक, सॉरी 27वें दिन तक 30 रही है। फिर उसके बाद उन्होंने कम शुरू करा है, 29, 28 करते 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 10 पे आए हैं। और 10 भी इन्होंने 2 बार लिया है। ये करने का रीजन क्या है, रीजन ये है कि क्योंकि आचार्य ने बोला है हमें टोटल 1000 भल्ला तक लेने हैं। तो 1000 हमारे पूरे ही नहीं हो पाते अगर हम ऐसे ना करते। तो ये चीज याद रखनी है। ये किसने बताया है, गंगाधर ने बताया है कि हमें इस सीक्वेंस में लेके आने हैं। तो इन्होंने फिर सारे सीक्वेंस टोटल करे, 280, 455, 265। तो 1000 भिलावे का प्रयोग का बता दिया। अब हम आचार्य चक्रपाणी ने बताया है कि 10 भिलावे से प्रारंभ कर प्रतिदिन एक एक बढ़ाना है, 30 तक, फिर वापस एक एक कम करना है। तो उनकी संख्या कितनी होगी, 810। अगर हम सिंपल ऐसे करते हैं जैसे आचार्य ने बताया है, तो टोटल कितना बनता है, 810 होंगे, 1000 तो होंगे ही नहीं। तो फिर हमें क्या करना होता है, पुनः पुनरावृत्ति का प्रयोग करना है, यानी कि वापस से हमें सेम चीज को फॉलो करना है, तब हमारे 1000 पूरे होंगे। अब उन्होंने कैसे सीक्वेंस बताया, देखो, 10 से शुरू किया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करते करते 30 तक का है। उन्होंने 30 के तुरंत बाद कम करना शुरू कर दिया, 19, 28 करते करते वापस 10 पे आए। अब 10 के बाद उन्होंने बोला ये तो हमारे 1000 पूरे ही नहीं हुए, तो उन्होंने पुनः शुरू किया। पुनः फिर 11, 12, 13 करते करते कहाँ तक पहुंचे, 17 तक पहुंचे। फिर 17 के बाद वापस कम करने लगे, 16, 15 करते करते एंड में आ गए वो 11 तक। देन इन सबका टोटल हमने देखा तो कितने हो गए, 1000। ठीक है, तो दोनों चारों के हिसाब से आप कर सकते हैं, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर लॉन्ग में आता है तो दोनों चारों का आप शो कर दीजिए, गंगाधर ने क्या बोला है, चक्रपाणी ने क्या बोला है। आगे सुश्रुत ने, बस इतना याद रखिए कि सुश्रुत ने कौन से प्रकरण में भल्लातक रसायन बताया है, ये भल्लातक क्षीर अर्श में, ठीक है, अर्श में यूज करने को बोला है। वाग्भट ने थोड़ा सा डिफरेंट कर्म बताया है वापस से, है ना। तो हमें जो आचार्य चरक के हिसाब से इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, आपको उतना ही करना है। आगे भल्लातक छौत्र, अभी हमने शीत पढ़ा था, यानी कि भल्लातक से दूध बनाया था। अब भल्लातक से शौत्र, शौत्र मतलब मधु, मधु बनाएंगे। कैसे करना है देखिए,
पूर्ण रस वीर्य वाला लेना है, ये भी हम पढ़ लिए कि अच्छे से वीर्य रस पूर्ण होने चाहिए, ऐसे हमें भलातक लेना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। और पिष्ट स्वेदन, जहां पे स्वेदन हो ऐसे घड़े में भर के रख देने हैं। जब ऐसा हो जाए, इसके फिर एक दूसरा पात्र लेना है जिसको घृत से भावित करना है, अंदर पूरा सा घृत से लेपन कर देना है। और फिर उसे क्या करना है ना, भूमि में बिल्कुल गड़ा देना है कि उसका नेक पार्ट तक वो भूमि के अंदर चला जाए। अब इस गड़े हुए घड़े के ऊपर क्या करना है हमें, जो हमने एक पार्ट लिया, एक पात्र लिया था जिसमें हमने भल्लातक रखे थे, तो वो उसके ऊपर रख देना है। तो पहले हमने क्या लिया, एक घड़ा लिया है जिसमें हमने मिट्टी में गड़ा दिया है। उसके ऊपर एक पात्र लिया है जिसके अंदर हमारे भल्लातक है। ठीक है, इसके अंदर हमारे भल्लातक है, घड़े के ऊपर बिलावे से भरे हुए घड़े को रख दे। फिर बिलावे वाले घड़े के मुख को ढक्कन से बंद कर दे। फिर उसको हमें अच्छे से ढक्कन से बंद कर देना है। कैसे बंद करके, काली मिट्टी से ऊपर के घड़े का सारा भाग और भूमि में गड़े हुए घड़े के मुख को संधि बंधन, तो अच्छे से इनको काली मिट्टी से जॉइंट बना देना है, तो कहा कहीं से भी कुछ लीक ना हो। अच्छे से बंद कर दिया, जिससे जो नीचे के घड़ा जो है उससे वाष्प बाहर ना निकले। तो इस घड़े से जो वाष्प जाएगा वो हमारा बाहर ना जाए, कहीं भी इधर उधर ना जाए। अब क्या करना है, घड़े के ऊपर हमें उपले रख देना है, यहाँ हर जगह हमें उपले 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 पूरे में उपले रख देंगे। ठीक है, घड़े के ऊपर गोहरे के रख कर आग लगा देनी है। उस गोहरे के आग से जो भल्लातक हैं वो स्वेदित होने लगेंगे, अपने आप ही जहाँ ये भल्लातक रखे हुए हैं स्वेदित होने लगेंगे। सॉरी, भल्लातक क्या हो गए आपके, स्वेदित हो गए। तो उस समय उस बिल्लावे से जो भी स्वरस निकलेगा, जो भी तेल निकलेगा, वो नीचे के घड़े में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा पोरस होता है, तो इसमें से नीचे आपका कलेक्ट होने लगता है। फिर उस तेल में, जो तेल आ रहा है उसमें आपको 8 भाग मधु मिलाना है, यहाँ लिखा हुआ है 8वां भाग। अगर आप शौद्र बना रहे हैं तो उसमें आप इतना कम मधु तो नहीं डालेंगे ना, 8वां भाग नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इंटू 8। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, तम अष्टभाग मधु संप्रयुक्तम द्विगुण घृतम अध्यात्। द्विगुण घृत ले रहे हैं और लिखा अष्टभाग है, बट अगर आप विमर्श पढ़ेंगे, विमर्श में मैं आपको बताती हूँ कि अष्टभाग से क्या बोला है इस वाक्य में। अष्टभाग अर्थ अष्ट गुण भाग की, यानी कि 8 गुना गुण युक्त भाग वाला मधु लेना है, क्योंकि हम मधु बना रहे हैं तो हम उसे इतनी कम क्वांटिटी में तो नहीं डालेंगे ना। तो इट इज नॉट 1/8, इट इज मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, तो तेल से 8वां भाग मधु लेना है, द्विगुण घृत मिलाकर सेवन करना है। तो इस प्रकार सेवन करने से वही 100 वर्ष की आयु तक उसको प्राप्त होता है। समझ गए। और ये कौन सी विधि है जो मैंने बताया आपको बना के, ये पाताल यंत्र विधि है। तो पाताल यंत्र विधि से स्वेदित करके भल्लातक का छौद्र बनाया जाता है। मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखाती हूँ कि भल्लातक छौद्र सॉरी पाताल यंत्र विधि दिखती कैसी है। देखिए, काइंड ऑफ दिस। बस उन्होंने क्या किया, ये जो घड़ा इन्होंने ऊपर लिया है ना, उसको उन्होंने नीचे बताया। एक नीचे घड़ा लिया, उसके ऊपर एक ऐसा पात्र रखा जिसमें भल्लातक थे, और ऊपर से एक और पात्र से ढक दिया। फिर पूरा मिट्टी के अंदर था, ऊपर ऊपर उपले रख दिए। आप यहाँ उपलों से हीट देते हो, फिर ये भल्लातक से हीट होके नीचे नीचे कलेक्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका पाताल यंत्र विधि थी। तो इसे भल्लातक शौद्र हमने बना लिया। अब आएगा भल्लातक तेल। जैसे हमने भल्लातक शौद्र बनाया वैसे भल्लातक तेल बनाएंगे। हमने उसमें मधु लिया था 8 भाग, और सॉरी 8 भाग नहीं, 8 गुण भाग। तो फिर इसमें हम भल्लातक का स्नेह यानी तेल लेंगे, एक पात्र में तेल लेंगे, उसके अलावा हम क्या दो चीजें डाल रहे हैं, दूध और मुलेठी। दूध और मुलेठी से सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, भल्लातक तेल में क्या क्या डलता है, दूध भी डलता है और मुलेठी डलती है। इस तेल से 100 बार पकाया जाता है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट कि कितनी बार पकाना है, हमें 100 टाइम्स पकाना है। फिर वापस उसको यूज में लेना है, अग्नि बल अनुसार खाने पीने को देना है। ठीक, भल्लातक के 10 योग। कितने योग बताए हैं भल्लातक के, ये पूछ लिया तो 10 योग। अब 10 योग, अब 10 योग कैसे करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा डिवाइड करिए इसे। वात पित्त कफ आपने पढ़ा है, तो वात के लिए हम क्या देते हैं शमन करने के लिए, तेल। पित्त के लिए घृत, कफ के लिए मधु। तैल घृत मधु ऐसे पढ़ा है आपने। तो एक भल्लातक तेल हो गया, भल्लातक घृत हो गया, भल्लातक मधु हो गया। 3 आपने याद कर लिया वात पित्त कफ से। अब 3 आप याद करिए पिपली क्षार लवण से। ये आपने विमान स्थान में पढ़ के आए हैं कि नित्य सेवनीय नहीं है, जो क्या क्या है, पिपली क्षार और लवण। तो इससे पिपली से पलल यानी भल्लातक पलल,
क्षार से क्षीर, लवण से लवण। तो भल्ला तक का पलल लेना है, भल्ला तक क्षीर लेना है, भल्ला तक लवण लेना है, ऐसे 6 हो गए आपके। बाकी 4 मीठा सत्तू तड़का दाल। अब बार बार बोलेंगे ना याद हो जाएगा, इतना टिपिकल नहीं लगता है। मीठा सत्तू तड़का दाल। मीठा क्या होता है? गुड़। सत्तू से सत्तू, तड़का से तर्पण, दाल, दाल क्या होती है? यूश। तो भल्ला तक गुड़, भल्ला तक सत्तू, भल्ला तक तर्पण और भल्ला तक का यूश। तो ऐसी 10 फॉर्मुलेशंस हैं जिनका विधान यहाँ यूज करने के लिए बताया है। ठीक है, सबको याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, सॉरी शॉर्ट, शॉर्ट आपके ना शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है उसमें आपको पूछा जाएगा ये। अब भल्लातक के गुण, श्लोक लर्न होना चाहिए आपको भल्लातक के गुण का। भल्लातकानि तीक्ष्णानि पाकिन्य अग्नि समानि च भवन्ते अमृत कल्पानि प्रयुक्तानि यथा विधि। कि जो भल्लातक है उसको क्या बोला गया है? तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्णानि, बहुत तीक्ष्ण होता है, बिलावा अग्नि की तरह तीक्ष्ण होता है। किंतु अगर इसका हम यथा विधि प्रयुक्त करेंगे, जैसा यूज करना चाहिए उस अकॉर्डिंग यूज करेंगे, तो ये अमृत के समान बोला गया है। ठीक है, वैसे बहुत तीक्ष्ण होता है अग्नि समान, अगर यथाविधि यूज करो तो अमृत कल्प के समान है। अब ये भी देखो कि भल्लातक के तीक्ष्ण गुण से क्या बोला है कि जैसे जहां जहां भी भल्लातक का अगर बिना शोधन किया हुआ भल्लातक खा लेते हैं ना, तो जहां जहां भी उसका पार्ट लगता है तो उसी जगह पे दाह, शोध, खुजली बहुत ज्यादा होने लगती है। तो हमेशा भल्लातक को शोधित करके यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट में, त्वचा में तो बहुत विषाक्त प्रभाव। बलात्कार का प्रयोग कैसे? प्रकृति के अनुसार करना चाहिए। रोग प्रकृति सात्म्य स्थान प्रयोगान प्रकल्प, ये कि जो भी वैद्य है, जो भी चीज है, उसे रोग की प्रकृति देख के और सात्म्य देख को जानने वाले वैद्य ही इसका प्रयोग करा सकता है। अथवा इन्हीं योगों के आधार पर भल्लातक के नूतन विधानों की कल्पना की जा सकती है। आप जब तक भल्लातक को अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक प्रकृति नहीं देखेंगे, रोग को सात्म्यता नहीं देखेंगे, तब तक आप उसका यूज सही से नहीं कर सकते। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए लर्न होना चाहिए आप लोगों को। ये श्लोक क्या बोलता है? कफजो नासा रोगास्ति ना विबंधो अस्ति कश्चन। ये ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है, या ऐसा कोई भी विबंध नहीं है जिससे भल्लातक दूर ना कर सके। यम न भल्लातकम हन्याच शीघ्रम मेधा अग्नि विवर्तनम। भल्लातक का विधि पूर्वक प्रयोग करने से ऐसा कोई भी कफजन्य रोग नहीं है, या ऐसा कोई भी विबंध नहीं है जो शीघ्र ही नष्ट ना हो जाए। और ये शीघ्र ही जो होता है किसको बढ़ाने वाला होता है? मेधा अग्नि विवर्धनम, आपकी मेधा को और आपकी अग्नि को बढ़ाने वाला। ठीक है, दिस इज श्लोक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करना चाहिए आपको। भल्लातक के अल्टीमेट गुण बता दिए गए हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। भल्लातक सेवन विधि पूर्वक करना चाहिए। क्या बोला है? दीर्घायु की इच्छा रखने वाले वृद्ध च्यवन आदि महर्षि जो थे, वो सभी प्राचीन काल में कल्याणकारी रसायन प्रयोगों के द्वारा अपरिमित आयु को प्राप्त किए थे। तो उन्होंने भी यह सब रसायन सेवन करके अपरिमित आयु यानी कि बहुत लॉन्ग लाइफ ली थी। और दीर्घायु प्राप्त करने के पश्चात ब्रह्मा संबंधी तपस्या, ब्रह्मचर्य, अध्यात्म चिंता अपनी इच्छा अनुसार करते हुए मरने के बाद स्वर्ग में चले गए। उसके बाद भी उन्होंने बहुत तप और भ्रम किए। इसलिए सुख को चाहने वाले और दीर्घायु की इच्छा रखने वाले आयु वृद्धि के लिए सावधान होकर विधि पूर्वक इन रासायनिक विधियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, जिनको भी लंबी उम्र चाहिए, हेल्दी लाइफ चाहिए, वो विधि पूर्वक इन रसायन का सेवन करे। रसायनाम संयोगा सिद्धा भूत हितेषिणा। भूत यानी कि हर जीव मात्र के लिए बोला है कि हर भूत को, हर मनुष्य को अपना हित सेवन के लिए, हित चाहने के लिए इस प्राण काम्य अध्याय का वर्णन किया है। जीव मात्र के हित चाहने वाले महर्षि आत्रेय ने इस प्राण काम्य अध्याय में कितने रसायन? टोटल 37। आपको याद होना चाहिए, पहले में हमने पढ़े थे 6 रसायन वर्णन थे, इसमें 37 है। 37 का प्रयोग बता दिया गया है। अब उन 37 को कैसे क्या डिवाइड किया गया है, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। आमलक घृत थे, एक तो शतपाक किया, एक बार सहस्त्रपाक किया, तो 2 में डिवाइड कर दिया। आमलक अवलेह हो गया, आमलक चूर्ण, विडंग अवलेह। फिर एक और आमलक अवलेह आया था जो बाद में बताया मैंने, ये मेन है तो ये आ गया, फिर उसके बाद अपर आ गया नागबला रसायन। फिर यहाँ से आपके स्टार्ट हुए 19 बलादि रसायन, बला, अति बला, चंदन, अगरू, धफ, दिनेश, खदिर, शिंशपा, असन, अमृता, अभ्या, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिसार, मंडूक, पर्णी, स्थिरा, पुनर्नवा। तो यहाँ तक तो हमारा वो महाकषाय है पूरा। ठीक है, अमृता से लेके ये जो 10 ड्रग है हमारे किसमें है?
पुनर्नवा वाले व्यवस्थापक महाकषाय। भल्लातक शीर पड़ा, शौद्र पड़ा, तेल पड़ा। बाकी फिर हमारे अभी 10 भल्लातक के योग। गुड़ भल्लातक, भल्लातक यूष, भल्लातक सर्पी, तैल, बलल, सत्तू, लवण, तर्पण। तो ऐसे टोटल कितने हो गए? 37 भल्लातक के फॉर्मुलेशन, सॉरी, टोटल 37 रसायन हो गए, जिसमें से ये हमारे 10 भल्लातक के योग हो गए। ठीक, हमारा यहाँ पे सेकंड पार्ट शुरू होता है, खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड पार्ट शुरू करेंगे। अब इस सारे रसायनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, रिकॉल करना और याद कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।